गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेल, दुर्गा पूजा का फेस्टिव सीजन चालू हो गया है। थैंक यू अपना लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच जितने भी मेरे भाई बहन हैं। थैंक यू। ओके, यूट्यूब पे तो लोग इधर उधर का कमेंट करते ही रहते हैं, बट थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। चैप्टर नंबर 2, वाटर लॉगिंग एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं बोला था कि जैसे अपना टॉपिक खत्म होता है मैं आपको सारा सारा क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करते चलिए। ओके, अटेम्प्ट करते चलिए। सैलिनिटी इन सॉइल, ये क्या करता है, इसके कारण क्या होता है? इंक्रीज क्रॉप यील्ड। आराम से सोचते हुए आप जवाब दीजिए। आराम से पढ़िए ना क्वेश्चन को। अभी तो हमें क्या करना है, अभी हमें तैयारी कर रहे हैं, है ना। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़िए और फिर जवाब देने का कोशिश करिए। सैलिनिटी इन सॉइल इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड लग रहा है क्या? मेक्स सॉइल इनफर्टाइल, हाँ ये ऑप्शन कुछ सही लग रहा है। रिड्यूसेस वाटर लॉगिंग, नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपका सीधा आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी, है ना, कि मेक्स सॉइल इनफर्टाइल। ये चीज तो है। दूसरा ये चीज आप सोच रहे होंगे कि रिड्यूसेस वाटर लॉगिंग, है ना, ये भी एक तरह का आंसर हो सकता है सर। आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर आप चीजों को ध्यान से सुन रखे होंगे तो पढ़ाते वक्त। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो सॉल्ट है ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। तो अगर वाटर लॉगिंग मतलब ज्यादा पानी हो जाना सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर अगर सॉल्ट है तो वो ज्यादा पानी होने ही नहीं देगा, फिर तो वाटर लॉगिंग होगा ही नहीं। इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, है ना। तो वो वाटर लॉगिंग आप मतलब नमक डाल के वाटर लॉगिंग को कम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो ये रिड्यूस नहीं करता वाटर लॉगिंग को, बेसिकली सॉइल को इनफर्टाइल बना देता है। तो जो मोस्ट प्रॉपर आंसर होगा इसका होगा बी, जो करेक्ट आंसर है। अभी ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल लिक्विड वाटर ऑन अर्थ द ब्रैकिश वाटर मतलब सलाइन वाटर, है ना, जिसमें सॉल्टी वाटर, सलाइन और सॉल्टी वाटर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम अर्थ के सरफेस पे आप देख ही रहे हैं चारों बगल की समुद्र ही समुद्र है। और फ्रेश वाटर कहाँ है? लेक वगैरह में, रिवर वगैरह में, है ना, छोटे छोटे पॉन्ड में, ग्लेशियर में कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर डिपोजिट है, जिस पर पूरा पूरा मतलब यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिपेंड करता है। लेकिन सलाइन वाटर की परसेंटेजेस ज्यादा है। तो आपसे जब भी ये सलाइन वाटर के बारे में पूछे तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 95%, है ना। मतलब आप 95 से लेके 97% के बीच वाला जो भी आंसर होगा उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो वो आंसर आपका जो भी एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया वो आपका सही होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर करिए। देखिए ये सब ना कभी कभी पूछे जाने वाले सवाल हैं, है ना, लेकिन जानना चाहिए। अगर एग्जाम में आ रखा है तो हम भी जान लेंगे तो क्या बुरा है इसमें। आईएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएचपी का फुल फॉर्म होता है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का प्रोग्राम है बेसिकली, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोग्राम। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोग्राम, है ना। दिस इज योर आईएचपी। इसे ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना। इंटरनेशनल है मतलब लगभग सभी देश इसमें आते हैं। इसे 1975 में स्टार्ट की गई थी, 1975 में। ये चीज ध्यान रखिएगा, जीके टाइप का भी क्वेश्चन हो गया और एग्जाम में भी पूछा ही जाता है। आगे बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड ऑफ आइदर इन द लिक्विड स्टेट और इन फ्रोजन स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर मतलब रिवर, पॉन्ड, लेक, और फ्रोजन स्टेट में मतलब ग्लेशियर वगैरह, इन सबको कंसिडर करते हुए जो फ्रेश वाटर की परसेंटेज है वो कितना है? तो फ्रेश वाटर की परसेंटेज बहुत कम है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5%। द करेक्ट आंसर विल बी ए। तो ये ध्यान रखिएगा ये वाटर के बारे में कि कितना परसेंटेज ऑफ किस तरह का वाटर अवेलेबल है, जैसे सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर, है ना, इसके ऊपर सवाल मतलब आ सकता है। और ये एक तरह का डेटा टाइप, स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ये आ सकता है, अगर आ गया तो फिर अगर डेटा याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। चलिए
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए अब ये क्वेश्चन बोलेंगे न्यूमेरिकल सर ये तो ट्यूबवेल वगैरह का है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करें, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो पढ़िए तो, ए ट्यूबवेल हैविंग कैपेसिटी ऑफ, एक ट्यूबवेल है कोई, ट्यूबवेल मतलब समझ रहे हैं ना, ट्यूबवेल मतलब सीधी सीधी बात, जैसे ये ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल के नीचे हम जैसे कुआं वगैरह खोदते हैं जी, है ना, वो उसी को हम ट्यूबवेल बोल देते हैं। ट्यूबवेल के ऊपर हम पढ़ेंगे ट्यूबवेल क्या है, अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ वाटर के अंदर एक्वीफर, ट्यूबवेल, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी वगैरह, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है कहीं ना कहीं अपना क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। स्टेनर्स कितने तरह के यूज होते हैं ट्यूबवेल में, सब चीज हम पढ़ेंगे, मतलब जाली वगैरह के बारे में, है ना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। हम ये चाहते हैं कि आप जो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं एकदम परफेक्ट बता दूं, एकदम कंप्लीट ए टू जेड, क्योंकि एक बार यहाँ से पढ़ के निकलो तो ऐसा कोई एग्जाम ना बचे जिसे आप क्लियर ना कर पाओ, खास करके टेक्निकल। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ए ट्यूबवेल हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 4 मीटर क्यूब पर आवर ऑपरेट फॉर 20 आवर्स। एक ट्यूबवेल है जिसका कैपेसिटी है इतना 4 मीटर क्यूब पर आवर का, मीटर क्यूब मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक घंटे वो दे सकता है, उसका ये कैपेसिटी है। इसे आप 20 घंटे तक ऑपरेट कर रहे हैं ईच डे, हर दिन 20 घंटे तक आप चला रहे हो ड्यूरिंग द इरिगेशन सीजन, है ना। हाउ मच एरिया कैन बी कमांडेड इफ द इरिगेशन इंटरवल इज 20 days एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज 7 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया कैन बी कमांडेड कहने का मतलब है ये जो ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल को यूज करके आप कितना, इसको बोलते हैं कमांड एरिया होता है बेसिकली, कि जो भी वाटर सोर्स है उस वाटर सोर्स का क्या कैपेसिटी है, वो कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है। दिस इज योर कमांड एरिया बेसिकली, है ना, कि इसके अंडर में कितना एरिया कमांड कमांड में है, मतलब इसके अंडर में कितना एरिया है, ये कितना क्षमता रखता है, कितने एरिया को इरिगेट करने का ये क्षमता रखता है। ये सब जो कमांड एरिया है वगैरह, इसके बारे में नेक्स्ट जो अपना चैप्टर शुरू हो रहा है उसी में हमें पढ़ना है। ओके, तो देखिए अब बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए तो दिमाग लगा। मतलब देखिए सीधा सीधा बात है, ये जो ट्यूबवेल है ना, इस ट्यूबवेल से इसका जो कैपेसिटी है डिस्चार्ज आप निकाल सकते हो 4 मीटर क्यूब पर आवर के दर से, है ना। अब एक दिन में ये 20 घंटा काम कर रहा है, 20 आवर्स वर्किंग है ये, ठीक है। एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है, 20 घंटा काम कर रहा है, तो टोटल 20 दिन में कितना पानी कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन इंटरवल दे रखा है 20 दिन, है ना। तो मान लीजिए टोटल 20 दिन के लिए आप इसको यूज करेंगे तो टोटल इतना पानी निकलेगा, इतना इतना मीटर क्यूब ऑफ, जो भी ये वैल्यू आ रही है इतना मीटर क्यूब ऑफ पानी निकलेगा। अभी देखिए, अब अभी आपसे पूछ रहा है कि कितना पर्टिकुलर एरिया को ये कमांड कर सकता है। अगर लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर एरिया है, इस पर मुझे जो वाटर का डेप्थ मेंटेन रखना है ना, आप ये समझिए जो पानी का डेप्थ है वो मेरे को मेंटेन रखना है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो वॉल्यूम निकल गया यहां से, दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर ओवर दिस एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। और डेप्थ ऑफ स्टैंडिंग वाटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में एरिया पूछ रहा है, तो 7 इंटू 10⁻², 10⁻² मतलब 100, है ना। 100 यहाँ पे क्यों किया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ये तो ऊपर वॉल्यूम था, नीचे इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो ये यहां से खत्म होगा तो आंसर मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। ओके, समझ रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻², तो ये जो वैल्यू है ये समथिंग 2.29 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अब एक चीज और देखिए कि बेसिकली होता क्या है, 10⁴ मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर, है ना। इस एरिया को हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। तो अगर 2.29 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर है, इसको आप 2.29 हेक्टेयर भी कह सकते हैं। ओके, लाइक दिस इस तरह से भी अगर आंसर होता तो वो भी सही होता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट, है ना। बड़ा एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में कभी कभी यूनिट वगैरह को यूज करके भी, इरिगेशन इंजीनियरिंग कह लो, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग कह लो, यहाँ पे ना सीधा क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन देके आपको कभी घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चन को टच तो करिए पहले, है ना, टच तो करो। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एकदम सीधा डेटा टाइप का क्वेश्चन है ना, ये आपको सीधा सीधा याद ही रखना होगा। ओके, ये क्वेश्चंस, ये इस तरह का डेटाबेस क्वेश्चन आ जाता है तो याद नहीं रहती है चीजें, तो भूल जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन जब हम उठा रहे थे तो ये क्वेश्चन हमें मिला तो हमने यहाँ पे डाल दिया।
इन furrow irrigation the depth of furrow from ground level is, furrow irrigation मतलब समझ रहे हैं, जैसे आलू प्याज वगैरह ये सब हम लगाते हैं, है ना, तो जो गड्ढा होता है डेप्थ ऑफ furrow, ओके, ये furrow, इसका डेप्थ क्या होता है, एक मिनट, ये होता है furrow जिसमें आपका वाटर कैरी करेगा, और ये होता है रिज, ठीक है, जहाँ पे हम मतलब फसल अपना लगाएंगे, है ना, ये रिज, रिज पे फसल उपजाई जाती है, फुर्रों में पानी कैरी होता है, तो ये फुर्रों का डेप्थ क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से ये फुर्रों का डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 सेंटीमीटर होता है, ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, अच्छा इसका चौड़ाई, ये चौड़ाई भी ज्यादा नहीं, ये चौड़ाई भी लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का फुर्रो होता है, छोटा छोटा, है ना, या इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, चौड़ाई अपन ध्यान रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का, डेप्थ लेकिन वही 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा होता है ये फुर्रो वगैरह, ओके, मतलब एक आध स्केल आप समझिए ना, ओके। नेक्स्ट, in border strip method the border strip method of irrigation the width of strip is, बॉर्डर स्ट्रिप में जो स्ट्रिप है उसका वो जो पट्टी है उसका चौड़ाई कितना, लगभग 10 से 20 मीटर, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर, लगभग 10 से 20 मीटर, और लगभग 100 से 400 मीटर तक उसका लंबाई होता है ना, लेंथ 100 से 400 मीटर, और विड्थ 10 से 20 मीटर का ये पट्टी होता है बॉर्डर स्ट्रिप, एक एक स्ट्रिप, क्लियर है, तो ये कुछ डेटा टाइप डेटाबेस क्वेश्चंस थे जो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो एसएआर, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एसएआर का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में ही इसको देखा था, आप लोग जवाब दीजिए, एसएआर का जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बताइए। एसएआर इक्वल टू, इसका बी हो जाएगा ना, Na प्लस डिवाइडेड बाई रूट अंडर Ca+2 प्लस Mg+2 डिवाइडेड बाई 2, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग हियर, चेक करिए, है ना, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एसएआर का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इसका जो टेबल मैंने आपको दिया था वो टेबल भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमिंग अल्कलाइन सॉइल इज, देखिए रिक्लेम करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या था, अल्कलाइन सॉइल को रिक्लेम अगर करना है इसके लिए जो बेस्ट मेथड है दैट इज योर एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था आपको, है ना, लीचिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारा चीज हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, ओके। द क्वांटिटी ऑफ सल्फेट पीपीएम कंटेन्ड इन गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर, तो ये सल्फेट से रिलेटेड मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, टेबल दे रहा हूँ, है ना, आप एक नोट बना के लिखिएगा, देखिए इसका 3 रेंज है, 0 to 192 एक रेंज हो गया, फिर 192 से लेके 400 के बीच में, फिर ग्रेटर देन 400, तो देखिए गुड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर में 0 to 192, तो ऑप्शन नंबर ए अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 192 से 400 मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन अगर ग्रेटर देन 400 अगर आ रहा है सल्फेट आपका इरिगेशन वाटर में, फिर उसको यूज करके आप इरिगेशन कर दे रहे हो, तो आपका सॉइल इनफर्टाइल हो सकता है, ठीक है, तो ये डेटा आप सल्फेट से रिलेटेड याद रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे चीज, है ना, एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाएंगे, ये डेटा वगैरह अगर हमको ध्यान में नहीं रहता है तो फिर दिक्कत होने लगता है, ओके। आप ये बात ये इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि हम जो यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम ले रहे हैं उसके अंदर जितना भी एमसीक्यू आप देख रहे हो अपने अगल बगल जो भी है, न्यू क्वेश्चंस तो अलग है, पैटर्न के ऊपर जो हम लोग सेट करेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर वो तो अलग है, बाकी जितना भी स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं वो सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन सब्जेक्ट के अंदर ही सॉल्व करवा दिया जाएगा। अभी तो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर से मैं रिलेट करके डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि आपका वो चैप्टर कनेक्ट होता हुआ चले, फिर जैसे एक बार सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा अपना उसके बाद मैं बस 4-5 घंटे का या 10 घंटे का या जितना भी टाइम लगे उसमें क्या करूंगा, जितने भी डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, है ना, उस चैप्टर से 1000-2000 जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग पूरा रिगरस प्रिपरेशन करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का इस बार, ओके, मतलब ऐसा तहस नहस कर देंगे सब चीज को, वेल चलिए, तो ये चीज है इसको आप ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इरिगेशन वाटर शुड नॉट एक्सीड,
तो सॉल्ट कंसंट्रेशन इरिगेशन वाटर में किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर विल बी 2000 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, है ना, पार्ट पर मिलियन। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में इसका मतलब समझाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पे ये यूज होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है, इसका ये मतलब होता है ppm का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2000 से ज्यादा एक्सीड करना ही नहीं चाहिए कभी भी। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए टाइल ड्रेन इज लेड बिलो ए क्रॉप्ड लैंड, जो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था। ओके, टू रिमूव एक्सेस इरिगेशन वाटर, हाँ लीचिंग वगैरह जब करते हैं तो वो एक्सेस इरिगेशन वाटर को रिमूव करना पड़ता है, इसलिए हम सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। द ड्रेनेज कोफिशिएंट ऑफ दिस लैंड ऑफ दिस ड्रेन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द ड्रेनेज कोफिशिएंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज सेंटीमीटर ऑफ वाटर डेप्थ रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया पर डे। ये होता है ड्रेनेज कोफिशिएंट, है ना, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, यूजुअली जनरली इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर है, मैंने आपको बताया भी था कि कितना वाटर को ड्रेन करना है उसको। ओके, नेक्स्ट, दिस सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इरिगेशन वाटर इज जनरली मेजर्ड बाय, किसको यूज करके हम सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। मैंने आपको बोला था सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि एक फिक्स टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम निकालते हैं इरिगेशन वाटर का। वहां से हमें आइडिया लग जाता है कि उस पर्टिकुलर सॉइल, उस पर्टिकुलर इरिगेशन वाटर में सॉल्ट का क्या कंसंट्रेशन वगैरह है ना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वैल्यू इसी, क्लियर है, इसको यूज करके हम सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। फॉर इरिगेशन वाटर, वाटर हैविंग सार एबव 26, देखिए सार एबव 26 मतलब S4, हाई सोडियम, वेरी हाई सोडियम वाटर के अंदर में आ रहा है वो, ठीक है, क्या ये सुटेबल है? कैन बी यूज फॉर ऑल सॉइल एंड फॉर ऑल क्रॉप, कैन बी यूज फॉर ऑल सॉइल एक्सेप्ट फाइन टेक्सचर सॉइल, can be used for all soil if some precautions are taken, is not used for any irrigation, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। इसको आप किसी भी तरह का इरिगेशन के पर्पज से आप इसे यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज है। SAR का टेबल आपको याद है ना, 0 से 10, 10 से 18, 18 26 ग्रेटर देन 26, क्लियर है। S1, S2, S3, S4 ऐसा था। S4 को आप कभी यूज नहीं करेंगे, S2 S3 को यूज कर सकते हैं विथ लीचिंग, और S1 जो है इट इज बेस्ट। तो यहां से S4 वाले डेटा से क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, हाई सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। ओके, यहाँ पे देखिए मिली इक्विवेलेंट के अंदर ही सारा का सारा डेटा पहले से दे रखा है, तो आपको बस SAR निकालना है। तो SAR कैसे निकल जाएगा? SAR इक्वल टू, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, सीधा सीधा 26 इधर पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3.6 प्लस 2 का 2 डिवाइडेड बाय 2, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना आपको। तो नहीं 26 नहीं है यार, ये तो 24 आपका ना, सॉरी इट्स 24 डिवाइडेड बाई 3.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 24 डिवाइडेड बाई 5.6 बाई 2, इट इज अप्रोक्सीमेटली 14.34 समथिंग, 14.3। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या? देखिए, तो ये न्यूमेरिकल आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ तक ही वैल्यू पूछा, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 14.3 के करस्पॉन्डिंग ये किस तरह का वाटर आ रहा है, S1 या S2 या S3 कौन सा वाटर है? आप बोलोगे S2, है ना, ये वाला, मतलब मीडियम सोडियम वाटर है कि नहीं, दिस इज योर मीडियम सोडियम वाटर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसके साथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कॉज फॉर सैलिनिटी एंड सोडिसिटी, मतलब इनमें से, ये 2020 का ESC का क्वेश्चन है, देख लीजिए, इनमें से कौन सा कोई ऐसा मुख्य रीजन नहीं है किसके लिए, सॉइल में सैलिनिटी या सोडिसिटी बढ़ाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे ये सारा ऑप्शंस, तो आपको लगेगा ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है
ये उतना बड़ा काउज नहीं है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यूज ऑफ हैवी मशीनरी या रिजल्टिंग इन नो सॉइल कंपैक्शन, ये कोई बहुत बड़ा काउज नहीं है कि सॉइल के अंदर सैलिनिटी या सोडिसिटी या मतलब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन वगैरह इंक्रीज हो जाए। मेन रीजन क्या है सॉइल के अंदर सैलिनिटी या सोडिसिटी का इंक्रीज होने के पीछे का मेन रीजन इरिगेशन मिसमैनेजमेंट, लाइक ओवर इरिगेशन वगैरह, है ना। पुअर लैंड लेवलिंग विल मेक सॉइल मोर सलाइन, लीचिंग विदाउट एडिक्वेट सॉइल ड्रेनेज सिस्टम, ओके, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, सी वाटर अगर आ गया मान लीजिए, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ एयरबॉर्न एंड वाटरबॉर्न सॉल्ट इन सॉइल, ये सारे कुछ कुछ मेन रीजंस हैं जिस कारण से सॉइल के अंदर सैलिनिटी एंड सोडिसिटी इंक्रीज हो सकती है ना। तो यूज ऑफ हैवी मशीनरी या कॉमा रिजल्टिंग इन नो सॉइल कंपैक्शन इज नॉट ए प्राइमरी रीजन फॉर इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी एंड सोडिसिटी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द टॉप लेयर ऑफ कैपिलरी जोन। देखिए एक बड़ा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन में होता क्या है इसके बारे में अगर आप जानेंगे, है ना, ये चीज के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिए तो डाल दिए, सब कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, GWT मान के चलिए, ग्राउंड वाटर टेबल, है ना, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल है ना वो पूरा कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है। मतलब इसके सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है, जितने भी वॉइड्स होंगे सभी के सभी वॉइड्स में वाटर अच्छे तरीके से फिल्ड अप होके रहेंगे, है ना, वो नॉर्मल सैचुरेटेड होता है। लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से आपका कैपिलरी एक्शन होता है, मतलब कुछ वाटर ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर उठता है, ठीक है, और ये जो वाटर होती है जो कैपिलरी जोन में लाई करती है ये टेंशन में रहती है, ठीक है, ये टेंशन में रहती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो ये जो इलाका है इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी सैचुरेशन जोन, कैपिलरी सैचुरेशन जोन, जो कि ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर रहता है, ओके। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जब हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो जोन्स ऑफ वाटर इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक बेसिकली एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में आएगी, है ना, तो वहां पर हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। तो द टॉप ऑफ कैपिलरी जोन इज, कैपिलरी जोन का जो टॉप होता है, ओके, लाइज बिलो द वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट, वाटर टेबल के नीचे कहां से लाई करेगा, वो तो वाटर टेबल के ऊपर ही है। लाइज अबव द वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट, लाइज अबव वाटर टेबल, हाँ ये लग रहा है। कोइंसाइड द वाटर टेबल एट एवरी पॉइंट, नहीं यार, नन ऑफ दिस। देखिए जनरली यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो टॉप ऑफ कैपिलरी जोन है, ये कैपिलरी जोन का इसका टॉप ये है मान लीजिए, तो ये बेसिकली एट एवरी पॉइंट जहां पर भी वाटर टेबल है हर जगह पर टॉप ऑफ कैपिलरी जोन विल बी अबव द ग्राउंड वाटर टेबल, है ना। तो मोस्ट प्रेफरेबल और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ रखे हैं, है ना। ये तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी लिए हैं एक पर्टिकुलर रेफरेंस मटेरियल से, और भी जब बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल हम लोग ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। जिसे हम सॉल्व करेंगे कब करेंगे, जैसे जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होता हुआ चलेगा, है ना, पूरा पूरा इरिगेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब हम फिर एक बार क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे, मतलब इरिगेशन के ऊपर, तो उसमें सारा सारा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करवा दूंगा। समझ में आ रहा है, उसमें क्या करेंगे, जब तब तक तो सब्जेक्ट खत्म हो चुकी होगी, जब सब्जेक्ट खत्म हो गई है तो क्वेश्चन कोई भी हो कहीं से भी उठाएंगे, है ना, और सारा सॉल्व करते हुए चलेंगे एक सीरीज में, एक सीरियली में, ओके। तो वो एक क्लास बनेगी आपके लिए, जो कि हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी कर रहे होंगे, और सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान जितना हो सकता है उतना कर रहे होंगे। तो ये सारे कुछ कुछ चीजें, ऐसे क्वेश्चंस तो और भी बहुत अलग अलग तरह के उठाए जा सकते हैं, आते हैं, है ना। इसलिए मेन चीज जो है वो हमें क्या है कि कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, ओके। चलिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हम लोग समझते हैं, है ना, इसको एक नोट बनाइएगा, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही है, ओके। सॉल्ट कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक नोट समझिए। मान लो एक पर्टिकुलर लैंड आपके पास, एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, समझिएगा, एग्रीकल्चरल लैंड है। लेट्स सपोज इस पे जो आप इरिगेशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज क्यू अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, आप अप्लाई कर रहे हो। लेट्स सपोज ये जो क्यू है इसको आप डेप्थ के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, डेप्थ मतलब क्यू डेप्थ ऑफ वाटर आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो क्यू डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसमें ये जो वाटर है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर मैं लिख रहा हूं, ये जो वाटर है इसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, लेट्स सपोज वो है सी, और ये है आपका सॉइल, ठीक है, ये है आपका सॉइल। मान लीजिए इस लैंड पे कभी कभी बारिश भी होता है,
तो सम यूजफुल रेनफॉल जो मतलब प्लांट के लिए यूज होता है, जिसमें मतलब कंजम्पटिव यूज के अंदर चला जाता है, लेट्स सपोज दैट इज योर पी इफेक्टिव। ओके, तो देखिए मैं कुछ पैरामीटर लिख रहा हूँ, क्यू इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड। यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा मैं फॉर्मूला आपको बना के दे रहा हूँ उसी तरह से। C इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। एक्चुअली मेरा स्टूडियो का थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए मतलब बस खत्म हो जाएगी, है ना, एक आध दिन में। अप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन अप्लाइड वाटर, जो वाटर आप डाल रहे हैं इस खेत में। लेट्स सपोज जो पी इफेक्टिव है, दिस इज योर यूजफुल और इफेक्टिव रेनफॉल, यूजफुल और इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल। यूजफुल और इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब यहाँ पे हाइड्रोलॉजी वाला नहीं है, ये इरिगेशन वाला है, कि प्लांट को ये रेनफॉल सीधा सीधा यूज कर पा रहा है, जो प्लांट है वो आपका ये रेनफॉल सीधा सीधा यूज कर पा रहा है। ठीक है, मान लीजिए CU है कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज वगैरह क्या है, कितने तरह के मेथड है इसको कैलकुलेट करने के लिए, सब चीज हमें पढ़ना है। कंजम्पटिव यूज, CU इज योर कंजम्पटिव यूज। तो अब मेरा सवाल है कि व्हाट इज दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल। क्योंकि देखिए इतना सारा रेनफॉल भी तो हो रहा है, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेनफॉल जो एक्स्ट्रा हो जा रही है पी इफेक्टिव, इस कारण से सॉल्ट डाइल्यूशन होगा, मतलब कंसंट्रेशन कमेगा कि नहीं कमेगा फिर, है ना। तो जो कंसंट्रेशन है फिर वो क्या होगा, मान लीजिए आपने एक ग्लास में नमक, कुछ अमाउंट का नमक डाल के पानी, कुछ अमाउंट को पानी मिला के घोल रखा है, फिर पानी उसमें बढ़ाओगे तो डाइल्यूशन होगा, तो फिर कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है ना। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ कंसन एक मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, सॉल्ट इन सॉइल। तो लेट्स सपोज इस केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है सॉइल के अंदर, उसे मैं कहता हूँ CS। दिस पर्टिकुलर CS इज C टाइम्स Q डिवाइडेड बाई Q माइनस CU, मतलब कंजम्पटिव यूज, प्लस P इफेक्टिव। इस तरह से आप निकालेंगे, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। तो बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता है, तो कभी एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो गलत हो सकता है ना, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज हम कर रहे हैं, दैट इज देयर इज चांस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, दैट इज द सॉल्ट get diluted, get diluted due to P effective, hence concentration changes। सीधी बात, ओके। हर एंगल से पढ़िए, हर चीज को पढ़िए, हर छोटी बड़ी बात को पढ़ेंगे, तो इससे क्या है, एक बार अगर हर छोटी बड़ी बात को आप पढ़ के रखते हैं तो किसी भी तरह का दिक्कत जीवन में नहीं आने वाला, ओके। खास करके ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में, समझ में आ रहा है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इसको वाइंड अप करते हैं। चैप्टर 2 आपका खत्म हो गया, ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में दे देता हूँ। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। कल हम लोग 1 से 2 घंटा लगभग लाइव रहेंगे। कल आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है जनरल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सो जय हिंद, जय बिहार। ऐप को डाउनलोड कीजिए और प्रिपरेशन से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। बहुत सीरियस वे में हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें सारा चीज कवर करते हुए चल रहे हैं, ओके। ये जो नोट्स है ये आज ही आपको प्राप्त हो जाएगी, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।